स्वागत है आप सबका। और यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर 6 मैथमेटिक्स का लाइन्स एंड एंगल्स। और लाइन्स एंड एंगल्स में हम शुरुआत करते हैं लाइन से, रे से और लाइन सेगमेंट के डिफरेंस से। तो लाइन क्या होती है? लाइन वो होती है जो कि वो स्ट्रेट लाइन जो कि दोनों साइड से एंडलेसली मूव करती है, एंडलेसली ग्रो करती है, उसे कहते हैं हम लाइन। और रे जो होती है वो एक पॉइंट से, एक फिक्स्ड पॉइंट से ओरिजिनेट होती है और एक साइड फिर वो एंडलेसली मूव करती है, उसे कहते हैं हम रे। इस तरीके से इसका एक फिक्स ओरिजिनेट का पॉइंट होगा और दूसरी तरफ से वो एंडलेसली मूव करेगी, उसे कहेंगे हम रे। और जैसे कि जो लाइन सेगमेंट होती है, एक बहुत बड़ी लाइन ले लीजिए, जैसे ये एल है और इससे मैंने ये छोटा सा टुकड़ा काट लिया। ये एल लाइन है और इससे मैंने ये छोटा सा टुकड़ा काट लिया। तो इस छोटे से टुकड़े को जो है ये ए बी नाम दे देती हूँ और ये हो जाएगी हमारी लाइन सेगमेंट, जो कि एक फिक्स पॉइंट से ओरिजिनेट होगी और एक फिक्स पॉइंट तक जाएगी, उसे हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लाइन, रे एंड लाइन सेगमेंट। लाइन जो कि दोनों साइड से एंडलेसली मूव करे, रे जो एक फिक्स पॉइंट से ओरिजिनेट हो और दूसरी साइड से आपका एंडलेसली जाए, और लाइन सेगमेंट जो कि एक लाइन का कटा हुआ हिस्सा हो, जिसके कि ओरिजिनेट का पॉइंट भी फिक्स हो और जहाँ पे तक वो जा रही है एंड पॉइंट भी फिक्स हो। लाइन को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो इस तरीके से करते हैं, ए बी, एंड ए बी के ऊपर अगर हम ये लगा देते हैं तो पता चलता है कि ये हमारी लाइन है। अगर रे को रिप्रेजेंट करते हैं तो एक फिक्स पॉइंट और एरो से इसी तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे ए बी और उसके ऊपर ये इस तरीके से हम एक सिंपल एरो लगा देंगे। ये इस तरीके से हमारी लाइन सेगमेंट रिप्रेजेंट हो गई। तो ये है लाइन, रे और लाइन सेगमेंट के बीच का डिफरेंस। तो लाइन्स हमने पढ़ ली, अब पॉइंट्स की बात करते हैं। पॉइंट्स भी हमारे दो तरीके के होते हैं, आपने बहुत बार सुना होगा, कोलिनियर पॉइंट्स एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि कोलिनियर पॉइंट्स है तो ये क्या होगा, या इसका एंगल क्या होगा, या एरिया क्या होगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आगे देखने को मिलेंगे। तो कोलिनियर पॉइंट्स वो होते हैं, जैसे मैंने रैंडमली 3 पॉइंट्स ऐसे ड्रॉ कर लिए और अगर मैं इन तीनों जो पॉइंट्स को जोड़ती हूँ और मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, तो इन्हें कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। और अगर मैंने ऐसे ही 3 और रैंडम पॉइंट्स ले लिए और इनको जोड़ने के बाद मुझे एक स्ट्रेट लाइन नहीं मिलती है, देखिए अलग सा एक फिगर मुझे मिल रहा है, तो ये हो गए नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। लेकिन अगर मैंने 3 ऐसे रैंडम कहीं पे पॉइंट्स लिए और उन्हें जोड़ लिया और उन्हें जोड़कर एक स्ट्रेट लाइन बन गई, तो उसे हम कोलिनियर पॉइंट्स कहेंगे। उसे हम कोलिनियर पॉइंट्स कहेंगे जिन पॉइंट्स को जोड़कर हमारी एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है, वो कोलिनियर पॉइंट्स। और जिनको जोड़कर स्ट्रेट लाइन नहीं बनती, वो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं। दैट्स वेरी। जो एंगल है वो कब बनता है? जबकि दो रेज, ये एक रे है, लेट्स सी ए बी, और ये एक दूसरी रे है इस तरीके की, या फिर इसे एम सी लिख लेते हैं। ऐसी दो रेज है हमारे पास, और अगर ये दो रेज एक सेम यहीं से ये एक सेम एंड पॉइंट से ओरिजिनेट होती हैं, तो ये बनाती है हमारा एक एंगल, और इसे बोलते हैं हम वर्टेक्स ऑफ एंगल। क्या कहते हैं हम इसे? वर्टेक्स ऑफ एन एंगल, वर्टेक्स ऑफ एन एंगल। तो सबसे पहले ये अगर हमारी दो रेज हैं और ये दो रेज एक सेम एंड पॉइंट से ओरिजिनेट हो रही हैं, तो ये एंगल बनाती हैं। और जहाँ पर ये देखिए ये इस तरीके से जुड़ गई और ये हमारा बन गया वर्टेक्स ऑफ अ एंगल। और ये हमारा जैसे अगर 30 डिग्री का एंगल है, इसी तरीके से अगर दो रेज परपेंडिकुलरली इकट्ठा होंगी तो 90 डिग्री का, अगर एक दूसरे के अपोजिट बनेंगी तो 180 डिग्री का। इसी तरीके से डिफरेंट एंगल पर जो दो रेज हमारी ज्वाइन होंगी और डिफरेंट एंगल बनाएंगी, तो इसे हम कहते हैं एंगल। जो ये रेज हैं इनको हम कहेंगे आर्म्स ऑफ एन एंगल, आर्म्स ऑफ एन एंगल। और ये जो ये एंगल यहाँ पर बना रही हैं, ये मैंने आपको बता दिया, इसको कहेंगे वर्टेक्स ऑफ एन एंगल। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एंगल। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स की। तो एंगल्स के जो टाइप होते हैं वो होते हैं जैसे एक्यूट एंगल। तो सबसे पहले होता है एक्यूट एंगल, जो कि 0 डिग्री से और 90 डिग्री के बीच का एंगल होता है, यानी वो 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा। ऐसे एंगल्स को हम कहेंगे एक्यूट एंगल्स। एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, अगर मैं 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ करती हूँ, या फिर मैं ये एक 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करती हूँ,
या फिर 70 डिग्री का, या फिर 50 डिग्री, 55 डिग्री, 58 डिग्री, और ऐसे बहुत सारे 90 और 0 के बीच के जितने एंगल्स हैं वो हमारे एक्यूट एंगल्स होंगे। और बिल्कुल स्ट्रेट जो ऐसे 90 डिग्री का एंगल होगा इसको हम कहेंगे राइट एंगल। ये बहुत काम आने वाला है, इसे याद रखिएगा कि 90 डिग्री के परफेक्ट एंगल को कहा जाता है राइट एंगल, और उससे छोटे एक्यूट एंगल। और 90 डिग्री से बड़े जितने भी एंगल्स होते हैं वो आते हैं ऑब्ट्यूज एंगल के अंदर, 90 डिग्री से जो बड़े हों और 180 डिग्री से जो छोटे हों, जिसकी 110 डिग्री, 100 डिग्री, इस तरीके के जो एंगल्स होंगे। जो 90 डिग्री, ये इस तरीके से ड्रॉ कर लेती हूँ मैं, ये 90 डिग्री से इधर के एंगल एक्यूट, ये राइट एंगल, और इधर के जितने भी अब एंगल हम देखेंगे ये इस तरीके के बहुत सारे एंगल्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये सारे एंगल्स जो होंगे ये होंगे ऑब्ट्यूज एंगल, इन्हें हम ऑब्ट्यूज एंगल के अंदर पढ़ेंगे। और बिल्कुल जो स्ट्रेट 180 डिग्री का एंगल होता है इस तरीके से, जिस पे दोनों रेज एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं, ऐसे एंगल को कहा जाता है स्ट्रेट एंगल। क्योंकि तो जहाँ पर हमारा ये स्ट्रेट 180 डिग्री का एंगल बनेगा वहाँ पर हम कह देंगे कि ये हमारा स्ट्रेट एंगल है, 180 डिग्री का एंगल है। तो ये परफेक्ट 180 डिग्री के एंगल को हमने स्ट्रेट एंगल कह दिया। अब बात करते हैं रिफ्लेक्स एंगल्स की। तो 180 डिग्री से बड़े और 360 डिग्री के जो एंगल के बीच के जो एंगल होते हैं उन्हें हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। जैसे ये हो गया आपका 180 डिग्री का एंगल। अब इससे नीचे, ये तो 180 डिग्री का हो गया, और इससे नीचे के जो एंगल होते हैं इस तरीके से, जो आपने ये एंगल देखा होगा, या कभी आप इस तरीके के एंगल देते होंगे कि इस एंगल को बताइए, रिफ्लेक्स बताइए, तो इसे कहते हैं हम रिफ्लेक्स एंगल्स। रिफ्लेक्स एंगल्स हम इन्हें कहते हैं, जो कि 180 डिग्री से और 360 डिग्री के बीच के जो एंगल होते हैं उन्हें कहते हैं हम रिफ्लेक्स एंगल। और इस तरीके से ये ऐसे, ये वाले नहीं बल्कि ये वाले पार्ट हम कवर करेंगे। 180 से बड़े और ये 360 से छोटे हमारे रिफ्लेक्स एंगल हो गए। और कंप्लीट 360 डिग्री के एंगल को हम कहते हैं कंप्लीट एंगल, क्योंकि यहाँ पर एक सर्कल कंप्लीट होता दिखता है हमें, इसीलिए इसे कंप्लीट एंगल कहते हैं। और 360 से छोटे 180 से बड़े को रिफ्लेक्स एंगल, और बिल्कुल 180 डिग्री के एंगल को हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, और 180 से छोटे 90 से बड़े को ऑब्ट्यूज एंगल, बिल्कुल 90 के एंगल को राइट एंगल, और 90 से छोटे 0 से बड़े एंगल को एक्यूट एंगल। तो ये तो हमने सारे जो एंगल्स के टाइप्स थे वो पढ़ लिए। लेकिन अब हम पेयर ऑफ एंगल पढ़ेंगे, यानी कि अब हम एंगल्स के पेयर पढ़ेंगे। अभी तक हमने सिंपल एंगल को जो है डिवाइड किया इन द टर्म्स ऑफ उनका मेजरमेंट कि कितना है, 90 से छोटे हैं, 90 से बड़े हैं, 90 हैं, 180 हैं, 180 से बड़े हैं, इस तरीके से हमने उन्हें क्लासीफाई किया। लेकिन अब हम पेयर्स ऑफ एंगल्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब सबसे पहला पेयर जो हमारे पास आता है वो होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये हमने पिछले साल भी पढ़े होंगे आपने, लेकिन बस अभी ये एक रिविजन है। कहा है मैंने, सबसे पहले हम पेयर ऑफ एंगल पढ़े, यानी कि दो एंगल्स होंगे आपके पास यहाँ पर। एक ये एंगल हो गया इस तरीके से, जैसे मान लीजिए ये एंगल है 30 डिग्री, ठीक है। और 30 डिग्री के साथ हम अगर 60 प्लस कर दें तो ये 90 बन जाता है। अगर 40 डिग्री का एक एंगल है और इसके साथ 50 डिग्री का एंगल हो जाए तो ये 90 डिग्री हो जाता है। अगर 45 डिग्री का एंगल है और 45 डिग्री का ही हम दूसरा एंगल लें तो ये 90 हो जाता है। तो वो सारे पेयर्स ऑफ एंगल्स जिनका कि सम करके हमारे पास 90 आ जाए उन्हें हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। जैसे 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है 60, 40 का है 50, 45 का है 45। इसी तरीके से अगर आप 53 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लेंगे, तो अगर हम 53 डिग्री का एंगल लेते हैं तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा 37 डिग्री, क्योंकि 53 में अगर हम 37 ऐड कर लें तो हमारा 90 डिग्री बन जाता है। इसी तरीके से अगर हम 62 डिग्री का एंगल ले रहे हैं तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा 28 डिग्री, क्योंकि अगर 62 में 28 ऐड करते हैं तो हमारे पास 90 डिग्री आ जाएगा। दैट इज़ कि 62 का कॉम्प्लीमेंट्री 28 है, और अपोजिट भी ट्रू है कि 28 का कॉम्प्लीमेंट्री 62 है, क्योंकि 28 डिग्री के एंगल के साथ अगर हम 62 डिग्री का एंगल जोड़ते हैं वो भी 90 डिग्री बनने वाला है। तो इसीलिए हम कहेंगे कि ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री है और ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री है। एक स्पेशल केस आप ये याद रखिए कि जो 45 डिग्री का एंगल होता है वो खुद का ही कॉम्प्लीमेंट्री होता है, क्योंकि अगर हम 45 डिग्री के एंगल में कोई और एंगल जोड़ेंगे 44 या फिर 50 या फिर 60 या ऐसे कई सारे एंगल जोड़ेंगे तो हमको 90 नहीं मिलेगा। 45 में जब हम 45 ही जोड़ेंगे तो ही हमें 90 मिलेगा। तो इसकी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का जो पेयर है उसमें हमेशा एक्यूट एंगल्स आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि एक्यूट एंगल्स जो होते हैं वो 90 से छोटे होते हैं, और हमें दो ऐसे एंगल ढूंढने हैं जिनका कि सम करके हमें 90 मिल जाए। तो हमेशा वो दोनों एंगल 90 से छोटे ही होंगे, क्योंकि उन दोनों का सम करके अगर 90 आएगा तो वो इंडिविजुअली तो दोनों 90 से छोटे ही होंगे। तो इसीलिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हमेशा एक्यूट एंगल्स के ही अंदर हम पढ़ते हैं। जैसे ये 30 डिग्री एंगल जो मैंने बनाया था, अगर हम इसमें ये
ये 60 डिग्री का एंगल ऐड कर दें, ये 60 डिग्री का एंगल है और ये 30 डिग्री का एंगल है, इन दोनों को हमने जोड़ दिया तो ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बन गया। उसी तरीके से अगर ये 40 डिग्री का एंगल है तो इस 40 डिग्री के एंगल में इस तरीके से जब मैं ये 50 डिग्री का एंगल ऐड करूंगी तो ही ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। इसी तरीके से बहुत सारे एग्जांपल आप ले सकते हैं, इसमें आप प्रैक्टिस कीजिए। जैसे 37 ले लीजिए एक एंगल, 23 ले लीजिए, 45 ले लीजिए और इन सब का कॉम्प्लीमेंट्री फाइंड कीजिए। देखिए अब मुझे फाइंड करना है कि 44 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, 44 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है। तो मैं जानती हूँ कि जो 44 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, चलिए पहले मान लेते हैं कि लेट जो कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 44 इक्वल्स टू एक्स। अब मैं जानती हूँ कि जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा 44 का और 44 को जब जोड़ दिया जाएगा तो उन दोनों का सम 90 डिग्री आएगा। और यहाँ से अगर आप x की वैल्यू निकालें और 44 इधर आ जाएगा, दैट इज 90 माइनस 44 डिग्री, और x की वैल्यू हमारे पास आ गई 36 डिग्री। यानी 44 डिग्री का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा वो होगा, इट इज 46 डिग्री। आई एम सेइंग, तो ये जो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आ गया 44 डिग्री का 46 डिग्री, 90 माइनस 44 दैट इज इक्वल टू 46, और हमारे पास x की वैल्यू 46 आ गई। यानी कि जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है 44 का वो हो जाएगा 46। तो इस तरीके से हम किसी भी एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री निकाल सकते हैं। अब हम बात करेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स की। तो ये बिल्कुल सेम है कॉम्प्लीमेंट्री के एंगल्स की तरह, लेकिन इनमें बस फ़र्क इतना है कि इनमें हमें जो दो एंगल्स को जोड़ना है और उन दोनों का सम 180 डिग्री के इक्वल आना चाहिए। जैसे कि अगर मैंने एक एंगल ले लिया 40 डिग्री, तो दूसरा एंगल क्या होगा, दूसरा एंगल जो मुझे लेना होगा वो होगा 140 डिग्री, क्योंकि इन्हीं दोनों का सम जो है वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम ऐसे पेयर ऑफ एंगल्स लेंगे जिनका सम 180 के इक्वल हो जाए। जैसे अगर मैं कहती हूँ 30 डिग्री, तो 30 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 30 डिग्री का सप्लीमेंट्री वो एंगल होगा जो जिसमें कि अगर मैं 30 में उस एंगल को जोड़ती हूँ तो 180 आ जाए। तो डेफिनेटली होगा 150 डिग्री, क्योंकि 30 में जब हम 150 जोड़ेंगे तो ही 180 डिग्री आएगा। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं, वो पेयर ऑफ एंगल्स होते हैं जिन दो एंगल्स को जोड़कर 180 डिग्री जो हमारा सम आ जाता है। जैसे कि अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं कि अगर मैं बोलूं 137 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल क्या है, 123 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल क्या है और 144 का सप्लीमेंट्री एंगल क्या है, तो कैसे फाउंड आउट करेंगे, मैं आपको एक बता दूंगी और बाकी तो आप खुद से कीजिएगा। तो जैसे मैं इस बार ले लेती हूँ 123 डिग्री, तो हमें पता है कि 123 का अगर जो हम सप्लीमेंट्री एंगल को लेट x मान लेते हैं, तो 123 डिग्री में अगर मैं उसका सप्लीमेंट्री प्लस करूँगी, दैट इज जो कि हमने x माना है, तो हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा 180 डिग्री, 180 डिग्री। ठीक है, ये हम मुझे पता है। तो अब देखिए यहाँ पर 123 पर x इक्वल्स टू 180 डिग्री आ गया। अब x की जो वैल्यू अगर मैं इसको इधर ले जाती हूँ तो ये माइनस में आ जाएगा, तो 180 ऐसे ही रहेगा और ये माइनस में आ गया और हमारे पास आ गया आंसर x इक्वल्स टू 57 डिग्री। तो यहाँ पर आंसर आ गया हमारा 57 डिग्री, यानी कि जो 123 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो क्या होगा 57 डिग्री। तो ये हमारे पास आ गया x इक्वल्स टू 57 डिग्री। तो ये बहुत सिंपली हमने सप्लीमेंट्री एंगल्स भी फाइंड आउट कर लिए और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी फाइंड आउट कर लिए। अब थर्ड पेयर ऑफ एंगल हम पढ़ेंगे जो कि है एडजेसेंट एंगल्स। तो अब हम पढ़ते हैं एडजेसेंट एंगल। तो दो एंगल एडजेसेंट कब होंगे, जबकि उन दोनों के सेम वर्टेक्स होगा और एक कॉमन आर्म होगी। जैसे कि अगर मैं ये वाला ट्राइंगल देखती हूँ तो इनका सेम वर्टेक्स है, जैसे कि ये ए बी डी जो ट्राइंगल है और डी बी सी जो एंगल है, यहाँ पर देखिए ए बी डी जो एंगल है और डी बी सी जो एंगल है, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये जो है इनका एक कॉमन वर्टेक्स है और वो है बी कॉमन वर्टेक्स है इनका बी, ये हम यहाँ पे देख सकते हैं। और साथ ही ए बी डी और डी बी सी की एक कॉमन आर्म भी है विच इज़ बी डी। ये जो बी डी आर्म है ये कॉमन है, जो कि इस ट्रायंगल में भी आ रही है और इस ट्रायंगल में भी आ रही है। तो जिसके एक कॉमन वर्टेक्स हो, जिसकी एक कॉमन आर्म हो, और थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जिससे कि आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि एडजेसेंट एंगल है या नहीं है, वो ये है कि जो नॉन कॉमन आर्म है, नॉन कॉमन आर्म यानी कि ये तो कॉमन आर्म है दोनों एंगल, ये एंगल और ये एंगल के बीच की कॉमन आर्म ये है, ठीक, ये कॉमन आर्म है। और तो नॉन कॉमन आर्म कौन सी हुई है, ए बी और बी सी, ये दोनों जो नॉन कॉमन आर्म है ये कॉमन आर्म की डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही है। समझ आया आपको? देखिए दोबारा समझाती हूँ। जैसे कि ये जो हमारे पास बी डी है,
जो नॉन कॉमन आर्म है यानी कि ए बी और ये बी सी, ये इस बी डी के ए बी जो है वो इस तरफ है और जो बी सी है, थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा शायद, 1 मिनट, अब ठीक है। देखिए ये जो बी डी है इनमें कॉमन वर्टेक्स है बी और एक कॉमन आर्म है बी डी, लेकिन जो नॉन कॉमन आर्म है ए बी और बी सी, तो जो ए बी है वो बी डी के इस तरफ है और जो बी सी है वो बी डी के इस तरफ है, यानी दोनों ही जो नॉन कॉमन आर्म है वो कॉमन आर्म के डिफरेंट साइड्स में है, तो इसीलिए ये एंगल जो है ये एडजेसेंट एंगल होता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि जो ये जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो अगर कोई एंगल एडजेसेंट नहीं है तो हम उसे कैसे पहचानेंगे। देखिए जैसे कि यहाँ पर मैं यही वाला जो हमने एग्जाम्पल लिया था इसी को लीजिए, ये था ए, ये बी, ये सी और ये डी, और इसमें हमने कहा था कि बी डी, इसमें अब मैं दो और डिफरेंट एंगल की बात, पहले हमने ए बी डी की बात की थी और डी बी सी की जो कि एडजेसेंट एंगल है हमने देखा, लेकिन अब अगर मैं बात करूँ ए बी सी यानी ये वाला एंगल और बी डी बी सी और ये वाले एंगल, इन दो एंगल्स की अगर मैं बात करूँ, ये वाला और ये वाला जो ये दो एंगल्स हैं इनकी बात करूँ, एंगल ए बी सी और डी बी सी, तो क्या ये दोनों एंगल्स हमारे यहाँ पर देखते हैं कि क्या ये दो एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स हैं। देखिए ए बी सी की और डी बी सी की भी कॉमन वर्टेक्स है, ये देख सकते हैं हम यहाँ पे भी ए बी सी का भी वर्टेक्स बी ही है और डी बी सी का भी वर्टेक्स बी ही है, यहाँ पे हम देख सकते हैं अच्छे से। तो पहली टेस्ट में तो ये पास हो गया कि इनका एक कॉमन वर्टेक्स है, एक कॉमन आर्म होनी चाहिए, तो ए बी सी और बी डी सी की कॉमन आर्म बी सी है, इसमें भी बी सी है और इसमें भी बी सी है, एंगल डी बी सी में भी बी सी है और ए बी सी में भी बी सी है, तो इनमें एक कॉमन आर्म भी हो जाती है, तो ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो जाता है। लेकिन जो हमारा तीसरा पॉइंट था जो कि मैंने कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कॉमन आर्म के डिफरेंट डायरेक्शन में होनी चाहिए नॉन कॉमन आर्म्स, तो बी सी कॉमन आर्म हो गई और ए बी और बी डी जो ये दोनों इनकी नॉन कॉमन आर्म्स हैं ये बी सी से एक ही डायरेक्शन में है। देखिए बी सी के इधर ही दोनों हैं, ये बी सी है कॉमन आर्म और इसके इधर ही बी डी भी है और इसके इधर ही ए बी भी है, ये डिफरेंट डायरेक्शन में नहीं है, ये एक ही डायरेक्शन में है। बी सी के कंपेयर में जब हम लेंगे ये जो कॉमन आर्म से अगर हम लेंगे तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में इधर की तरफ हैं, डिफरेंट डायरेक्शंस में नहीं है, तो ये जो है हमारा एडजेसेंट एंगल नहीं होगा, ये दोनों ए बी सी और डी बी सी हमारे एडजेसेंट एंगल्स नहीं होंगे। तो यही आपको ध्यान रखना है एडजेसेंट एंगल देखते समय, निकालते समय कौन एडजेसेंट एंगल होगा और कौन नहीं। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा जो हमने पीछे पढ़े, तो ये हमारे एडजेसेंट एंगल थे और प्रॉपर्टी ये है कि जब हम दोनों एडजेसेंट एंगल्स को का सम करते हैं दैट इज़ ए बी डी प्लस एंगल डी बी सी, तो हमारे पास क्या एंगल निकलता है, इस वाले एंगल और इस वाले एंगल को अगर हम प्लस कर दें तो हमारे पास ए बी सी आ रहा है, एंगल ए बी सी, और ध्यान से देखने पे पता चलेगा कि जो ए बी सी है वो जो है इनके नॉन कॉमन आर्म को अगर हम जोड़ेंगे तो मिल रहा है, यानी बी डी को छोड़ दीजिए और बी डी को छोड़ देंगे तो ये नॉन कॉमन आर्म कौन सा एंगल बना रही है, ये ए बी सी एंगल बना रही है। तो यही प्रॉपर्टी है कि जो एडजेसेंट एंगल्स में जब हम दोनों एडजेसेंट एंगल्स को जोड़ लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है वो एंगल जो कि नॉन कॉमन आर्म्स बना रही हो। ठीक है, तो ये हमारे पास एक और प्रॉपर्टी हो गई एडजेसेंट एंगल्स की। अब तो फोर्थ पेयर ऑफ एंगल हम यहाँ पर पढ़ेंगे जो कि है लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो जैसे कि हमने एडजेसेंट एंगल्स में पढ़ा था कि अगर आपके पास एक सेम वर्टेक्स हो जाए, देखिए ना इन दोनों एंगल के लिए सेम वर्टेक्स हो जाए, ये सेम वर्टेक्स हो गया, ये इनकी सेम कॉमन आर्म हो गई, और ये जो नॉन कॉमन दोनों आर्म है, नॉन कॉमन जो ये दोनों की आर्म है वो कॉमन आर्म की डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही है, तो ये एडजेसेंट एंगल तो हो गया, ठीक है। लेकिन लीनियर पेयर कब होगा, लीनियर पेयर तब होगा जब ये दोनों अपोजिट जो नॉन कॉमन आर्म्स है ये डिफरेंट नहीं बल्कि बिल्कुल ऐसे चलकर ये अपोजिट डायरेक्शन में आ जाए, ठीक इसके उल्टे डायरेक्शन में आ जाए। ये जो क्यू पी है और क्यू एस है ये कॉमन आर्म की डिफरेंट डायरेक्शन में थे, ये डिफरेंट होकर बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में अगर आ जाए तो ये बन जाता है हमारा लीनियर पेयर। इस तरीके से ये इस तरीके से लीनियर पेयर बन जाता है। और ये जो दो एडजेसेंट एंगल्स बनाते हैं 180 डिग्री, यानी कि एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल आर क्यू एस इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा।
यहाँ पे हम देख रहे हैं कि स्ट्रेट एंगल फॉर्म, हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि स्ट्रेट एंगल फॉर्म हो रहा है यहाँ पे इस तरीके। तो इस तरीके से जो एंगल्स होते हैं एडजेसेंट एंगल्स, जिनके जो नॉन कॉमन आर्म है वो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं और एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करते हैं, 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं, उनको कहते हैं हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, और उन दोनों एंगल का जो सम है वो 180 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर बात करेंगे अब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा तब ही बनेंगे जबकि दो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी। किसी भी तरीके से वो इंटरसेक्ट कर सकती हैं, इस तरीके से, लेकिन जहाँ पर भी ये जो एंगल्स होंगे अपोजिट एंगल्स वो इक्वल होंगे। यानी कोई भी दो लाइंस अगर कहीं पर भी किसी भी तरीके से इंटरसेक्ट करेंगे, मीट करेंगे एक दूसरे से, तो जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे और उन्हीं को हम वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। जैसे कि ये फिगर दे रखा है, इसमें जो एंगल ए ओ डी होगा वो एंगल बी ओ सी के इक्वल होगा, एंगल ए ओ डी इक्वल्स टू एंगल बी ओ सी, और यहाँ पर एंगल ए ओ सी इक्वल्स टू बी ओ डी भी होगा, एंगल ए ओ सी इक्वल्स टू एंगल बी ओ डी। यानी कि जो अपोजिट के जो एंगल्स होंगे वो एक दूसरे के बराबर होंगे, जबकि दो लाइनें एक दूसरे को काटेंगी, एक दूसरे से इंटरसेक्ट करेंगी, या हम कह सकते हैं कि एक दूसरे से मिलेंगी अगर कहीं पर, तो उस पॉइंट पर जो अपोजिट एंगल्स फॉर्म होंगे वो हमेशा इक्वल होंगे, जिन्हें हम वर्टिकली अपोजिट एंगल कहेंगे। तो एक पेयर तो ये हो गया, ये दो एंगल्स, और एक पेयर ये हो गया, ये दो एंगल्स। तो ये दोनों ही पेयर इक्वल होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स में। लाइन एक होती है इंटरसेक्टिंग और एक होती है पैरेलल लाइंस, तीसरी कोई लाइन नहीं होती। एक ये हो गई जैसे हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस, और ये हो गई हमारे पास दूसरी टाइप ऑफ लाइंस पैरेलल लाइंस, इस तरीके से जो एक दूसरे के पैरेलल। अब ये मैं क्यों कह रही हूँ कोई तीसरी टाइप की लाइन क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि देखिए अगर जैसे मैंने ये दो लाइंस ली, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, एक ये लाइन है L और ये लाइन है M, और ये दोनों लाइंस तो हम कह रहे हैं कि ना ये इंटरसेक्टिंग है और ना ये पैरेलल है। लेकिन अगर हम इस लाइन को आगे एक्सटेंड करते जाएं और इस लाइन को भी एक्सटेंड करें तो एक ना कोई ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर ये दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, यानी कि ये भी क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है। भले हमें यहाँ पर नहीं दिख रहा हो, लेकिन जब हम उन लाइंस को एक्सटेंड करेंगे तो कहीं ना कहीं जाकर वो एक दूसरे से मिलेंगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। तो इसीलिए दो ही टाइप की लाइन होती हैं, या तो होती हैं इंटरसेक्टिंग या तो होती हैं पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइंस भी इन्फिनिटी तक चलती रहती हैं, लेकिन उनके बीच की डिस्टेंस हमेशा बराबर रहती है। परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और ये जो परपेंडिकुलर 3 सेंटीमीटर का है, तो हमेशा किसी भी पॉइंट पर इन्फिनिटी तक इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो हमेशा 3 सेंटीमीटर ही रहेगी। और ये उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम अपनी थ्योरम की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारी थ्योरम है वो ये है कि इफ़ अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ द टू एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। यानी कि अगर एक रे, जैसे ये रे है हमारे पास, इस तरीके से एक रे है और ये एक लाइन के ऊपर है, तो जो एडजेसेंट एंगल यहाँ पर फॉर्म्ड हो रहे हैं उनका जो सम होगा वो 180। अब यहाँ पे जो एडजेसेंट एंगल फॉर्म हो रहे हैं वो यही दो हो रहे हैं फॉर्म, तो इन दोनों का जो सम होगा, जैसे मान लीजिए OR जो एक रे है और वो AB ये जो लाइन है इसके ऊपर खड़ी है, और इसमें जो ये दो एडजेसेंट एंगल फॉर्म हो रहे हैं AOR और ROB, इन दोनों का जो सम होगा वो होगा 180 डिग्री। तरीके से जैसे ये रे इसके ऊपर खड़ी है और ये नॉन कॉमन आर्म्स हैं, और ये अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में हैं, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बना रही हैं, तो यहाँ पर 180 डिग्री का एंगल तो खुद ही फॉर्म हो रहा है। तो बिल्कुल सही बात है कि अगर कहीं पर एक लाइन बन रही है तो वहाँ लाइन पर ये 180 डिग्री का एंगल तो फॉर्म हो ही रहा होगा, स्ट्रेट एंगल। तो और ये जो सम है ये एडजेसेंट एंगल का, वो इसीलिए 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये जो नॉन कॉमन आर्म है वो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के, यहाँ पे 180 डिग्री बन रहा है, और इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो यही एंगल आएगा जो कि 180 के इक्वल है। तो इफ अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ द टू एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री एंड दिस इज। तो इसका रिवर्स भी ट्रू है कि रिवर्स क्या है इसका, कि इफ सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो देन जो रे स्टैंड कर रही है लाइन के ऊपर वो दैट इज़ नॉन कॉमन आर्म फॉर्म लाइन की। अगर दो एडजेसेंट एंगल हैं और उनका सम 180 डिग्री है, तो ज़रूरी है कि जो रे होगी वो स्टैंड करेगी लाइन के ऊपर, और जो वो लाइन होगी वो नॉन कॉमन आर्म उन लाइन को बना रहे होंगे। ये भी ट्रू है, और ये हम बहुत सारे डिफरेंट एंगल्स लेके देख सकते हैं, जैसे कि NCERT बुक में गिवन है। यहाँ पर हम देख सकते हैं हमने 60 और 30 डिग्री लिया तो यहाँ पर 90 बना, लेकिन उस तरीके से नहीं बना। 60 और 80 लिया तो भी स्ट्रेट लाइन नहीं बनी।
जब हमने इस तरीके से 55 और 125 को लिया और ये स्ट्रेट एंगल फॉर्म हुआ, ये स्ट्रेट लाइन फॉर्म हुई, तभी फॉर्म हुई, और इन दोनों को अगर हम ऐड ऑन करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। यानी कि हमने बहुत सारे एंगल्स बना के देखे, आप भी खुद से बना के देखिएगा बहुत सारे एंगल, तो आपको ये समझ आएगा कि चाहे हम कितने ही डिफरेंट एंगल ले लें, 57 53 ले लें या 153 40 ले लें, या ऐसे बहुत सारे डिफरेंट जितने आपके दिमाग में आ रहे हैं आप ड्रॉ करके देखिए एक बारी। तो हम कैसे भी ड्रॉ कर लें, अगर उन दोनों एंगल्स का सम 180 होगा तो एक स्ट्रेट लाइन ही फॉर्म होगी। और अगर स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रही है तो आप उन दोनों एंगल्स को मेज़र कीजिए, एंगल जो होंगे उनका सम 180 ही होगा। यानी तो यहाँ पे ये हमने थ्योरम देखी, तो इस थ्योरम को मैंने आपको एक्सप्लेन किया, और इसका जो रिवर्स ये जो थ्योरम है इसको हम लीनियर पेयर एक्सम भी कहते हैं, या लीनियर पेयर भी कहते हैं सिंपली। तो यहाँ पर जो हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट है इस चैप्टर का, ये सारा कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है आपको सारे कंसेप्ट समझ आए होंगे। इन कंसेप्ट की मदद से अब आप आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत ईजिली लगा पाएंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं पर दिक्कत आती है और आप चाहते हैं कि मैं 6.1 आपको कराऊँ या आगे किसी भी तरीके की वीडियो आपको करवाऊँ, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, और ऐसी वीडियोज़ को देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और कमेंट करके ज़रूर अपनी राय बताएं। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।